हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवीश किशोर। आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टार्टर्स। बैंक में इसे स्टार्टर्स कहा जाता है, एसएससी में इसे कंडीशनल क्लाउज कहते हैं। इस स्टार्टर्स या कंडीशनल क्लाउज से बैंक हो या एसएससी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसलिए हमारा यह विचार होगा कि यह सबसे उपयोगी टॉपिक है। अगर आपकी अप्रिसिएशन मिलेगी तो इसमें हम और ज़्यादा डालेंगे। बैंक वाले को कंफर्म कर रहे हैं कि जितनी क्वेश्चन करवाएंगे उन क्वेश्चन को रट लो, आएगा। इसलिए हमारा ये विचार है। एसएससी में ये पुराना क्वेश्चन एसएससी का था। 2008 के पहले केवल एसएससी पूछा करता था, लेकिन बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया। दोनों में बहुत फंडामेंटल अंतर क्या है? एसएससी सिंगल सेंटेंस बेस्ड होता है, जबकि बैंक और एमबीए में ये मोर देन वन सेंटेंस होता है। इसलिए मेरी विचार है कि बैंक पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एसएससी के क्वेश्चन बहुत बच्चा की तरह लगेगा, क्योंकि सिंगल सेंटेंस और मल्टी सेंटेंस में अगर हम सजाना सीख जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करें कि इसे बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एडवर्ब को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इन तीनों टॉपिक पे ध्यान रखो। जब भी सेंटेंस टाइम पर आधारित होगा, बेस्ड ऑन टाइम होगा, तो उसमें एडवर्ब आएंगे। अब टाइम पे आधारित होगा तो एडवर्ब होंगे। प्लेस पर भी कभी कभी आधारित होता है तो हम इस एडवर्ब से क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इन दोनों की बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तो प्रीपोजिशन कभी भी सिंगल सेंटेंस को दिखाता है, जबकि कंजक्शन 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसलिए इसकी सबसे पहले फंडामेंटल जानकारी हमें होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन सिंगल सेंटेंस में आता है, कंजक्शन डबल सेंटेंसेस में आता है, एडवर्ब जब भी क्वेश्चन टाइम या प्लेस पर आधारित होगा तो हम उसमें एडवर्ब को लेकर चलेंगे। बैंक के मेंस में 5 से 10 क्वेश्चन गारंटेड आता है। एसएससी के मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आया। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि यह टॉपिक सबसे उपयुक्त टॉपिक है और काफ़ी इसमें बच्चे परेशान होते हैं। इस परेशानी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना, बैंक वाले जितनी क्वेश्चंस अगर हमने करवा दिए, लगभग 130 क्वेश्चन है मेरे पास, वो 130 क्वेश्चन ही बार बार हर बार रिपीट करता है। एसएससी में इतना ट्रिकी बेस्ड बना देंगे इसको कि देख करके क्वेश्चन आते ही देख करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसलिए ये दोनों एग्जामिनेशन पर हम फोकस करके इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। स्टार्टर्स का पहला क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस की अर्थ न बदले और नीचे दिए गए ऑप्शन से 1, 2, 3, इस 3 ऑप्शन से इस सेंटेंस को क्या दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं? केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना है। इसके लिए हम किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को समझना चाहिए। द चेयरमैन वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। कह रहा है चेयरमैन उसके ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। ही, कौन ही? चेयरमैन गेव हिम, किसको? जो व्यक्ति है उसको, गेव हिम अ सब्सटेंशियल सैलरी राइज। अब हमें यहाँ 2 सेंटेंस दिख रहा है। एक सेंटेंस यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आया है, दूसरा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को क्या इन 3 स्ट्रक्चर से हम इसी सेंटेंस को फिर लिख सकते हैं?
तो यहाँ कह रहा है बिकॉज ऑफ, क्या हमारा, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। अब हिज ऑनेस्टी को खोजो, तो हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क है, इस डॉट डॉट का मतलब है आप आगे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। क्लियर है, ये पहला सेंटेंस हमारा आ चुका है। अब कह रहा है ही गेव हिम अ सब्सटेंशियल सैलरी राइज। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो ये तो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है, कंजक्शन यहाँ आया है क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन आया था। अब क्या हम इस सेंटेंस को चाहें तो लिख सकते हैं ना कि द चेयरमैन गेव हिम अ सब्सटेंशियल सैलरी राइज। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द चेयरमैन गेव हिम सब्सटेंशियल सैलरी राइज, जो भी है पूरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। दूसरा कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंशियल सैलरी राइज, सब्सटेंशियल सैलरी राइज के कारण इम्प्रेस्ड हुआ या ऑनेस्टी या हार्ड वर्क के कारण इम्प्रेस्ड हुआ। तो ये क्वेश्चन तो हमारा स्ट्रक्चर पर तो आ रहा है प्रीपोजिशन से सेम, लेकिन यहाँ रखा हुआ वर्ड इससे और इससे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये काम हुआ है जी, क्यों हुआ, तो ये कारण था, तो रीजन एंड कॉज का रिलेशन। मेरा कंडीशनल क्लॉज का वीडियो है, जाकर के देखोगे, उसमें ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट कर रहा है इम्प्रेस्ड, ये एक वर्ब का फॉर्म तुमको दिख रहा है, इसको वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा हो गया पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल देखें तो क्या कर रहा है पार्टिसिपल में, तो यहाँ कर रहा है इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। यहाँ पर है जी इम्प्रेस्ड विद, सब्जेक्ट को हटाया केवल, यहाँ पर आया है। फिर इस सेंटेंस को चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से पहला और तीसरा हमारा सही होगा। अब ऑप्शन पे जाएं तो केवल एक नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा, केवल तीन नहीं होगा, ओनली 1 and 2 नहीं होगा, 1 and 3 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ई होगा। यह एक कंडीशनल क्लॉज है जी। इस कंडीशनल क्लॉज को ध्यान में रख करके दो सेंटेंस को हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, दो सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता कैसे, तो किसी भी प्रीपोजिशन की मदद से। यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज किया है, इस आधार पर यहाँ पर पार्टिसिपल यूज किया है, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज किया है, तो हम नॉन फाइनाइट और प्रीपोजिशन कंजक्शन इन सबको यूज करके हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट कम आउट ऑफ योर ग्लूमी सेल, देन ओनली यू विल बी एबल टू रियलाइज द नेचर्स ब्यूटी। आप अपने ग्लूमी सेल से यानी अंधेरे जिंदगी से बाहर निकलिए, तब केवल आप रियलाइज द नेचर्स ब्यूटी, दुनिया की सुंदरता, नैतिक जो सुंदरता है को रियलाइज करने में सक्षम होंगे। टाइम पर आधारित दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, डिस्पाइट, हिंदी क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। अब जिस वर्ड के साथ के, में, से, पर, को, का, की, ये 7 वर्ड लगा रहे उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। और जैसे ही इसको प्रीपोजिशन मानते हैं तो इसके बाद नाउन, प्रोनाउन या भी4 आता है। अब देखें यहाँ सब्जेक्ट ले रहा है और ये वर्ब ले रहा है, तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकल एरर है जी, इसलिए ये खत्म हो गया। यहाँ कह रहा है इफ यू डोंट रियलाइज, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू विल बी रियलाइज, रियलाइज करोगे, यहाँ कह रहा है नहीं करोगे, तो कंट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा कह रहा है इट इज ओनली व्हेन यू रियलाइज, ये कभी तभी होगा जब तुम रियलाइज करोगे, तब बाहर आओगे, कि पहले बाहर निकलो तब दुनिया की सुंदरता समझ पाओ। ये सही है, ये अगर अर्थ के आधार पर देखें तो ये भी गलत है, तो हमारा इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, इसलिए इसका भी आंसर हमारा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड इंफॉर्मेशन, गो टू द इंक्वायरी काउंटर। यहाँ कह रहा है एक सेंटेंस ले रहा है,
फिर यहां से कह रहा है गो टू द इंक्वायरी काउंटर, दूसरा ले रहा है। पहला कह रहा है इफ यू नीड, क्या नीड, तो इंफॉर्मेशन। आगे क्या, गो टू द इंक्वायरी काउंटर, ये तो हो सकता है, इसलिए पहला होगा। दूसरा कह रहा है इन केस, अगर यू नीड इंफॉर्मेशन, अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो गो टू द इंक्वायरी काउंटर, ये भी आएगा। तीसरा क्या कह रहा है, शुड यू नीड, शुड और नीड एक साथ आएगा, दोनों का सेंस आवश्यकता होता है जी, तो दो बार आवश्यकता, ये ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी हम सही करेक्शन करें तो ये गलत है। इसमें से शुड या नीड होना चाहिए था, तब ये सही था। एक होना चाहिए, दोनों है, इसलिए ये भी गलत है, यानी इसका भी आंसर 1 और 2 होगा, यानी इसका आंसर ए होना चाहिए। आज पहला दिन है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लाए हैं। अगले जब बैंक में आएंगे तो काफ़ी टफ इसमें घुमावदार लाएंगे, क्योंकि बैंक में ये थोड़ा सा और ज़्यादा घूमता है। ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ें तो ही हैज़ लॉस्ट हिज इम्यूनिटी, देयरफॉर ही इज वनरेबल टू एनी डिजीज, कह रहा है उसने अपनी इम्यूनिटी खो दी, अतः वह किसी भी डिजीज के लिए वनरेबल है, यानी आसान से उसको इम्यूनिटी लॉस हो गया तो कोई भी, जैसे आजकल कोरोना का है तो जिसने इम्यूनिटी खोई उसकी डेथ होना तय है। वही बात कह रहा है कि वनरेबल टू एनी डिजीज, कोई भी डिजीज उसको हो सकता है। यहाँ कह रहा है ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब यद्यपि की बात करें तो यद्यपि कब बोलते हैं, कंट्राडिक्शन में। यहाँ तो कंट्राडिक्शन नहीं है जी, उसने इम्यूनिटी लॉस की है इसलिए उसको कोई भी डिजीज हो सकता है। यहाँ तो ऑल्दो आ रहा है, ये कंट्राडिक्टरी कंजक्शन है, इसलिए इस कंट्राडिक्टरी कंजक्शन के कारण सबसे पहले तो ये खत्म हो गया। दूसरी बात करें बिकॉज ऑफ, के कारण, ठीक है, के कारण हिज वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ आप देखो, यहाँ क्या कह रहा है, लॉस्ट हिज इम्यूनिटी, यहाँ क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी, कारण तो ये है जी। और यहाँ कारण के साथ सेंटेंस क्या जोड़ रहा है, तो बाद वाला सेंटेंस, इसलिए ये कारण है, दिस इज रीजन, दिस इज रिजल्ट। यहाँ पर इस कारण में ये डाल रहा है रिजल्ट का स्टेटमेंट, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। बात करें नेक्स्ट, हिज वल्नरेबिलिटी, छोड़ दिया है डॉट डॉट। अब हम देखें बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ कह रहा है हिज वल्नरेबिलिटी, अब इसके बाद डॉट डॉट। अब हम देखें क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है ही इज वल्नरेबल टू एनी डिजीज। हम अगर इसको जोड़ दें टू एनी डिजीज, वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज, राइट। अब इस एनी डिजीज के बाद अगर कह दें कि यहाँ का जो सेंटेंस है कंजक्शन तो फिर ले नहीं रहा है जी। यहाँ कह रहा है हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज इज, है क्या है, तो ड्यू टू लॉस ऑफ हिज इम्यूनिटी बन सकता है, लॉस ऑफ हिज इम्यूनिटी। तो ये होता क्वेश्चन, ये सबसे आसान है जी। प्रैक्टिकल अगर अच्छा है, अगर आपकी प्रैक्टिकल अच्छा है, आपकी समझ अच्छी है, तो ये बैंक एसएससी 10 नंबर आराम से देगा, और रिजल्ट के लिए 10 नंबर बहुत बड़ा सेक्शन है। बच्चे केवल स्ट्रक्चर रखते हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्ट्रक्चर नहीं रटो, स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर केवल थर्ड होना चाहिए। अब थर्ड का ऑप्शन देखें तो केवल हमको कह रहा है ओनली थर्ड, यानी सी, बाकी सब सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स बिहेव कॉर्डियली विद वन अनदर, द होम एटमॉस्फेयर इज वेरी कंडुसिव टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। यहाँ कह रहा है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार के सभी सदस्य, ठीक है, बिहेव करते हैं कैसे, कॉर्डियली, सहृदय पूर्वक, अच्छा व्यवहार, कॉर्डियल मीन्स दिल, विद वन अनदर, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। आगे कह रहा है द होम एटमॉस्फेयर इज वेरी कंडुसिव, बहुत ही मददगार है, टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये हमारा सेंटेंस है। आगे देखो,
बिकॉज कह रहा है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। अब क्योंकि या इसलिए इसमें चाहिए, क्योंकि या इसलिए चाहिए इसमें, ये तो रिजल्ट देता है जी, इसमें कोई रिजल्ट का तो बात है नहीं, इसलिए यहाँ का ये सेंटेंस तो अपने आप केवल एक वर्ड से गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि होम एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए कंडीशिव है, इसलिए लोग एक दूसरे से बढ़िया व्यवहार करते हैं। ऐसा है कि सारे लोगों का व्यवहार जो है वो अच्छा बना रहा है घर का माहौल, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ सही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कह रहा है द कॉर्डियल बिहेवियर, ठीक है, ऑफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, सहृदय व्यवहार किसकी, उसके परिवार के सारे लोगों की। क्वेश्चन में बिहेव्स कॉर्डियली विथ वन अनदर, ठीक है, तो यहाँ पर तो आ चुका है कॉर्डियल बिहेवियर है, किसका है, तो परिवार के सारे सदस्यों का। तो क्या हो जा रहा है जी, यहाँ पर कह रहा होम एटमॉस्फेयर इज कंडीशिव टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ पर इसको सब्जेक्ट मान लें तो एक वर्ब लेकर के सेंटेंस को रख सकते हैं कि नहीं, हाँ रख सकते हैं। कैसे, तो मेक्स क्या, कंडूसिव टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। यहां से यहां तक को हम ऑलरेडी ऑप्शन में देख रहे हैं जी, द कॉर्डियल बिहेवियर सही है, इसकी फीलिंग्स इसमें है, किसकी, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, तो कहां रहता है, जंगल में। आप इसे समझें अगर तो ऑलरेडी इसमें होम एटमॉस्फेयर की चर्चा हो चुका है, और मैक्स क्या, मैक्स तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट कर रहा है ऑल्दो, यद्यपि, तो यद्यपि तो कॉन्ट्राडिक्शन है और इसमें तो बात फेवरेबल की हो रही, तो अगर हम इस कंजक्शन को ही जाने तो हमें इधर की बातों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस ऑल्दो के कारण हम आगे नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं, यहीं पे कंट्राडिक्शन का सेंटेंस वर्ड मिल चुका है। और आप फेवरेबल कंट्राडिक्शन के कंडीशंस को ध्यान रखिए, मेरे 2 वीडियो हैं इस पर दिया हुआ है, उस दोनों को जाकर देखो, बहुत बढ़िया है, उस पर एक बार देख लोगे तो बड़ा आसान से ये इजी होता है जी। 10 नंबर बैंक एसएससी वाले गारंटेड मान के चलो कि आता है। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। आज हमने छोटा वीडियो डाला है, आपके फीडबैक क्या है उसके आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि पसंद आया होगा। फिर से एक सलाह कि बैंक एसएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करोगे, मिस करने से अच्छा नंबर आपसे गड़बड़ होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से ही केवल बैंक का मेंस निकल जाएगा। तो बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में चर्चा करो, आपकी हेल्प मेरे लिए बहुमूल्य है। थैंक यू।